जय हिंद। जाग जाओ अब थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, आज हमें संविधान में जो अनुसूचियां हैं, जिन्हें शेड्यूल्स कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ना है। हमारा जब संविधान बनाया गया था या लागू किया गया था 26 जनवरी 1950, तब ये अनुसूचियां जो थी उनकी संख्या कितनी थी संविधान में? 8 थी। पर वर्तमान में इन अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। तो लगभग 4 अनुसूचियां बढ़ी हैं जरूरत के हिसाब से। अब सवाल ये आता है कि अनुसूचियों की जरूरत पड़ी क्यों? कोई बता सकता है कि अनुसूचियां हैं क्या? कि जब सारी चीजें आपने संविधान के अनुच्छेद या आर्टिकल्स में लिख दी थी, तो आपने अनुसूचियां अलग से क्यों रखी? और जबकि अनुसूचियों में वही चीज लिखी है जो किसी ना किसी आर्टिकल के अंदर लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि जो अनुसूचियों में लिख दिया है वो आर्टिकल में नहीं लिखा है। आपकी अनुसूचियां आर्टिकल से ही संबंध रखती हैं। तो अनुसूचियों को अलग से स्थान क्यों दिया गया? अनुसूचियों को अलग से स्थान इसलिए दिया गया है, देखो, केंद्र सरकार है या हमारी संसद है। हमारी संसद को कुछ इस प्रकार के अधिकार दिए जाने थे जो थोड़ा सा न्यायिक अधिकारों से बाहर रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट थोड़ा सा हस्तक्षेप कम कर सके। आप ये चीज जानते हो कि जो हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, उसका संरक्षक किसे माना गया है? न्यायपालिका को। कि कुछ भी होगा तो न्यायपालिका के पास आप जाकर मदद मांगो कि देखिए हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हनन किया जा रहा है, या देखिए ये असंवैधानिक कृत्य किया जा रहा है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो न्यायपालिका देखरेख करता है। न्यायपालिका को लगता है कि हाँ ये गलत है, तो वो उसको क्या कर देता है? रोक लगा देता है। हमने पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन पर क्या किया गया कि संसद को कुछ ऐसे अधिकार देने थे जो इस न्यायिक हस्तक्षेप से क्या हो, बाहर हो, ताकि उस पर संसद बिना किसी रोक टोक के क्या कर सके? अपने कानून बना सके या कुछ परिवर्तन कर सके। तो इसलिए किसका निर्माण किया गया? अनुसूचियों का निर्माण किया गया। हम ये देखेंगे कि किस अनुसूची में कौन कौन से अधिकार दिए गए। अब देखो, कुछ अधिकार ऐसे भी थे अनुसूचियों में जो ऐड किए गए, बट जिसका दुरुपयोग भी किया जा रहा था, तो बाद में उस पर न्यायालय द्वारा रोक भी लगाई गई, है ना। तो ये सारी चीजें आज हमको देखनी है। तो आपका 26 जनवरी 1950, कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां हैं। और अभी वर्तमान में यदि बात करें तो कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। ठीक है। ना 9, ना 10, ना 11, ना 12। ठीक है। ये 9वीं कब जोड़ी गई? ये 10वीं कब जोड़ी गई? ये 11 और 12 कब जोड़ा गया? ये पूछा जाता है। तो ये हमें पता होना चाहिए। और बाकी के 8 में क्या लिखा हुआ है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम अपनी अनुसूची नंबर 1 से। तो उससे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। वर्तमान में संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12। अच्छा, अनुसूचियां क्या है? यह ऐसे विषयों से संबंधित सूचियां हैं जिनके बारे में भारतीय संसद को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान निर्माता ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि संसद को संविधान के 22 भागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष अधिकार प्रदान करना चाहिए। इसलिए ऐसे विषयों की सूचियां बनाई गई जिन पर संसद को विशेष अधिकार दिए जा सके। इस बात का ध्यान रखा गया कि इन सूचियों के विषय पर सुप्रीम कोर्ट तथा न्यायालय का हस्तक्षेप कम से कम हो, ताकि संसद बिना किसी रोक टोक इस पर कानून बना सके। अब मैं आपको लेके चलता हूं सीधे अनुसूची नंबर 1 पर। ठीक है। बाकी आप ओवरव्यू देख लेना, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। अनुसूची का महत्व कल्याणकारी, संप्रभु और एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। प्रथम अनुसूची, देखो, प्रथम अनुसूची है आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित। किससे संबंधित है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अर्थात एक चीज याद रखना, आपके आपके संविधान के भाग 1 में भी लिखा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। इसका मतलब है कि जो पहली अनुसूची में नाम लिखे हैं राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेशों के, भारत का क्षेत्र वही कहलाएगा। ठीक है। इसको सरल भाषा में समझते हैं कि जो भारत है, आपने भारत का मैप देखा है? भारत के मैप में कितने स्टेट दिखते हैं आपको? 28 स्टेट्स दिखते हैं। उसमें यूटीज कितनी दिखती हैं? अब एक बात बताओ, इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर एक देश बनता है। अब ये जो देश बनता है, जब हमें बताना हो कि इसका क्षेत्र कहां कहां तक है, या इसके कितने राज्य हैं या कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं लिखना पड़ेगा। तो वो कहां लिखा हुआ है आपका वर्णन? वो पहली अनुसूची में। जब भी कोई नए राज्य का निर्माण होता है तो पहली अनुसूची के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होते हैं, ये याद रखना। पर ये भी याद रखना कि संसद को विशेष अधिकार दिए गए हैं, तो किसी भी प्रकार का इसमें हमें संशोधन देखने को नहीं मिलता है। आप ये नहीं सुनोगे कभी कि पहली अनुसूची में संशोधन किया गया। क्लियर है? आपको ये चीज सुनने नहीं मिलेगी।
इसमें राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। सिंपल, बस इतना याद रखो। पहली अनुसूची में क्या है आपका? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, बस इतना है। इसमें अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद 4, मैंने ये नहीं बोला अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4, क्या बोला मैंने? अनुच्छेद 1 तथा अनुच्छेद, और ये जो अनुच्छेद 1 और 4 है संविधान के भाग 1 में आते हैं, इसलिए आपकी अनुसूची 1 किससे संबंधित हो गई? संविधान के भाग 1। जो आपके संविधान में 22 भाग हैं, उसमें से भाग 1 जो है वो किस अनुसूची से संबंधित है? मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा, चलो बताओ पहली अनुसूची से कौन सा आर्टिकल संबंधित नहीं है? ठीक है, 1, 2, 3, 5 कौन सा संबंधित नहीं है? सॉरी, संबंधित है। 1, 2, 3 और 5 एक संबंधित है, और कौन सा संबंधित नहीं है? 1, 4, 3 या कोई भी नहीं? 3 में से संबंधित नहीं है। तो समझ में आया कि किन चीजों को हमें जोड़कर रखना है। अब पहली अनुसूची के अंतर्गत देखो क्या क्या आता है। नए राज्य का गठन, राज्यों की सीमा में परिवर्तन, राज्यों के नाम में परिवर्तन, राज्यों का विभाजन, विधि बनाने का विशेष अधिकार, 2 केंद्र शासित प्रदेश। कुल मिलाकर केंद्र और राज्य संबंधित जो जो परिवर्तन हमको देखने मिल रहे हैं वो किसके अंदर देखने मिल रहे हैं? प्रथम अनुसूची। पर संविधान का भाग कौन सा? संविधान का भाग 1। इन कार्यों की सूची अलग से बनाई गई है जिसे प्रथम अनुसूची कहते हैं। यही कारण है कि अनुसूचियों को संविधान के समानांतर रखा गया तथा इनमें वही विषय रखे गए हैं जो संविधान के अनुच्छेद में लिखे हुए हैं। अब यदि मैंने आपको इतने सारे जो विषय लिखे हैं, याद रखना ये संविधान के किस में आते हैं? भाग 1 में आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये केवल अनुसूची में ही लिखे हुए हैं। किस में आते हैं ये? भाग 1 में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। यानी यदि देखो आपसे पूछा जाए ये सवाल, या संवैधानिक दृष्टि से कोई सवाल पूछा जाए कि चलिए बताइए कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होगा, तो आप उन्हें जवाब दे सकते हैं कि भारत के राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। सिंपल, इसका यही आंसर होता है। क्लियर है? तो ये है आपकी पहली अनुसूची। क्या? राज्य, भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 2। कुछ नहीं है 2 में, सिंपल है। जो हमारे संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित। ठीक है, अब संवैधानिक पदाधिकारी कौन कौन होते हैं हमारे भारत के? अच्छा, ये संवैधानिक पदाधिकारी क्या होता है? हाँ, जिसका वर्णन किसमें देखने मिलता है हमें? संविधान में। वे है हमारे संवैधानिक पदाधिकारी। जैसे भारतीय राज्यों के राज्य, अभी कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं क्या? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और भारतीय राज्यों के विधानसभाओं के अध्यक्ष, और यानी कुल मिला के ये सर्वोच्च न्यायालय, ये न्यायालय सभी संवैधानिक पदाधिकारियों के जितने भी वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है वो किस अनुसूची में? आपके दूसरी। विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, सुविधा, भत्ते, विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान इस अनुसूची में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहली अनुसूची में हमें देखने मिलते हैं भारत का राज्य क्षेत्र वो होगा जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होगा, और दूसरे में हमें देखने मिल रहे हैं संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। क्लियर है? ये दूसरी अनुसूची है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरी अनुसूची की ओर। संविधान के विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान तथा उनके द्वारा ली जाने वाली शपथ। देखो यही सवाल पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि जो संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी शपथ का जो प्रावधान है वो किस में किया गया है या किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में है। अब देखो शपथ जो लेते हैं आपके भारत के केंद्रीय मंत्री, भारत का जो भी केंद्रीय मंत्री बनता है, सड़क परिवहन मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो शपथ लेते हैं, ये डायरेक्ट अपॉइंट हो जाते हैं, शपथ लेते हैं। संसद में चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी जो भी शपथ, शपथ जो शब्द है, ओथ जो लेते हैं, वो किस अनुसूची के अंतर्गत है आपका? किसमें? तीसरी। तो हमने देखा पहले में था आपका संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरे में हमने देखा क्या है? वेतन भत्ते, और तीसरे में हमने देखा शपथ। बस चौथे में है आपकी राज्यसभा सीटें। राज्यसभा सीटें देखो क्या होता है, हर स्टेट में कुछ राज्यसभा सीटें रखी गई हैं, वो राज्यसभा सीटों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा ये किस में लिखा गया है आपका? चौथी अनुसूची में लिखा गया है। इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का
आवंटन के संबंध में प्रावधान। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सिंपल है। राज्य क्षेत्र के बारे में किसमें चर्चा की गई है? प्रथम अनुसूची में। वेतन भत्तों के बारे में, शपथ के बारे में, और राज्यसभा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर जाकर वो आपसे और कोई सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, एक सवाल बस वो पूछ सकता है कि कौन सा अनुच्छेद इस अनुसूची से संबंधित है। तो मैंने उसके लिए अलग से एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल से आप देख सकते हो। जैसे कि जो आपकी चौथी अनुसूची है वो आर्टिकल नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 80 से संबंधित है। जो हमने पहली अनुसूची देखी थी वो आर्टिकल नंबर 1 और आर्टिकल नंबर 4 से संबंधित है। ठीक है, तो समझ में आया 4 अनुसूचियों में क्या है? कुछ समझने लायक नहीं है इसमें ज्यादा। अब चलते हैं 5वीं अनुसूची, ये थोड़ी समझने लायक है। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझो कि अनुसूचित क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्र क्या होते हैं। तो जनजातीय क्षेत्र वो होते हैं जहां पर कौन वास करते हैं? जनजाति वास करती है। इससे सरल डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। जहां जनजाति वास करती है उसे क्या बोलते हैं? जनजाति क्षेत्र। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब किसी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दे तो वो कहला जाता है अनुसूचित क्षेत्र। क्या कहलाता है? अनुसूचित क्षेत्र। अब सुनना, इन जनजातीय अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासन करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए या उन पर कोई कानून बनाने के लिए इन अनुसूची को बनाया गया। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों के लिए दूसरे राज्यों से या दूसरे क्षेत्रों से कानूनों को बदलना आवश्यक था, क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति थी वो बाकी लोगों से एकदम डिफरेंट चलती है। आपने देखा होगा जो हमारा आदिवासी समुदाय है या जनजाति समुदाय है, उनका रहना, खाना, पूजन, निवास, हर चीज एकदम अलग है। किससे? दूसरे लोगों से या शहरी लोगों से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि शहरी लोगों के लिए हम जो कानून बनाए वो सेम कानून हमें उनके लिए भी बनाने पड़े। तो इस पर देखा गया कि हमें एक अलग कानून बनाने की जरूरत है। तो ये पावर दी गई राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को बोला गया कि राष्ट्रपति जी आप रखिए 5th शेड्यूल्ड। कौन सी अनुसूची? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में आप क्या करो? सबसे पहले 4 राज्यों को छोड़ दो। कौन से 4 राज्यों को छोड़ दो? आप एक काम करो, ये ट्रिक याद रखेंगे। असमी, मैत्री, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। उन्होंने बोला आप एक काम कीजिए, 4 राज्यों को पहले छोड़ दीजिए, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, और इनको छोड़कर पूरा क्षेत्र आपके पास है भारत का। आपको जहां जहां लगता है कि यहाँ पे जनजाति निवास करती है आप उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दो। हम उसे अनुसूचित क्षेत्र बना देंगे और वहां पर एक अधिकारी या प्रशासन के लिए एक व्यक्ति की अलग से नियुक्ति करवाएंगे, और वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और उस पर डायरेक्ट कानून बनाने का अधिकार भी किसके पास रहेगा? बस, तो डायरेक्ट पावर उनको दे दी गई। और ये सारी पावर किस अनुच्छेद के, किस अनुसूची के तहत दी गई है? 5वीं अनुसूची के तहत। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में प्रावधान। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्र को छोड़कर। इसको क्यों छोड़ा गया यह मैं आपको अगली अनुसूची में बताऊंगा। जनजातियों से संबंधित क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिन क्षेत्रों को जनजातीय क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाता है वह अनुसूचित क्षेत्र कहलाते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन संबंधी समस्त अधिकार व शक्तियां भारत के राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार संसद 5वीं अनुसूची के अनुरूप कानून बनाकर भारत की संसद राष्ट्रपति को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करती है कि राष्ट्रपति इन 4 राज्यों के अलावा भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करके उनके लिए कानून बना सकते हैं। पर राष्ट्रपति स्वयं तो देखने जाते नहीं है, तो राष्ट्रपति किसे भेजते हैं? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से वहां प्रशासनिक कार्य और नियंत्रण को देखते हैं। कि आप मान लीजिए कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ये जो क्षेत्र है ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है या इनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स या प्रावधान बनाने की जरूरत है, तो उसको ये पावर कौन देता है कि वो अलग से उसके लिए प्रावधान बना सकता है? 5वीं अनुसूची देती है। अच्छा, अब बात आती है कि चलो ठीक है, आपने 5वीं अनुसूची में ये सारी पावर दे दी हमें, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का क्या? तो उन्होंने बोला कि देखो उसके लिए हम आपको अगली अनुसूची देते हैं। कौन सी? 6वीं अनुसूची। तो फिर एक प्रश्न निकल कर आया कि ये चीज तो आप हमें 5वीं अनुसूची में भी दे सकते थे, तो आपने 6वीं में क्यों रखा? जब आप जनजातीय क्षेत्रों के लिए हमें दे ही रहे हैं तो 5वीं में ही रख देते, हम उसके अंतर्गत सारे कानून बना देते। तो फिर ये बात बोली गई कि जो ये 4 राज्य है ये वे 4 राज्य हैं जिसमें भारत में सर्वाधिक प्रकार की और सर्वाधिक जनजातियां वहां पर क्या करती हैं?
निवास करती हैं। इसलिए और ये जो जनजाति है ये बाकी जनजातियों से तो बहुत ही बड़े स्तर पर अलग है, तो इनके लिए कानून और प्रावधान हमें थोड़े अलग से बनाने पड़ेंगे और इन 4 राज्यों पर थोड़े हमें अलग से निगरानी रखनी पड़ेगी। इसलिए हमने उनके लिए अलग से क्या कर दिया, 6वीं अनुसूची को बना दिया। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध। इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन को अलग इसलिए रखा गया क्योंकि इन राज्यों में अधिक संख्या में जनजातियां निवास करती थी। तो कुछ मत करो, बिल्कुल मत फंसो। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि जनजातीय या अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रपति के विशेष अधिकार या शक्तियां किस अनुसूची में है, तो किसमें है, 5वीं। ठीक है, यही पूछा जाएगा। और पूछा जाए कि यही शक्तियां असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए किसमें है, तो किसमें, तो किसमें है, बस इतना आप याद रख सकते हो। क्लियर है? या वो कौन सी अनुसूचियां हैं जो जनजातीय क्षेत्र या अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, 4थी, 5वीं, 6वीं या 5वीं 6वीं दोनों। समझ में आ रहा है? सवाल जिस प्रकार से बनेगा हमारा जवाब उस प्रकार से होगा। इस अनुसूची में इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन का कार्य जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने के विकास के लिए राष्ट्रपति को दिया गया। इसमें स्पेशल क्या किया गया है मैं वो आपको बता देता हूं। भारत की संसद ने इस अनुसूची के अंतर्गत कानून बनाकर भारत के राष्ट्रपति को शक्तियां दी हैं। राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के लिए कानून बना सकते हैं। इसके अनुसार इन जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए जनजातीय परिषद गठित की जाएगी। क्या गठित की जाएगी? तथा स्वशासी जिले बनाए जाएंगे और जो जनजाति आपकी होगी ना, जिस क्षेत्र में जो जनजाति रहती वही इस जिले के सारे कार्यों को संभालेगी। यानी जो पद है इस जिले के वो किसको दिए जाएंगे, इस जनजाति के लोगों को ही दिए जाएंगे। ये देखो जनजाति लोग ही प्रशासन संभालेंगे। भारत के राष्ट्रपति इन जनजाति परिषद तथा स्वशासी जिलों को विशेष प्रकार की शक्तियां प्रदान करेंगे। इन जनजाति क्षेत्र को केंद्र सरकार के द्वारा राजस्व अनुदान भी प्राप्त तो होगा। अब देखो क्या होता है, जैसे आज मान लीजिए कि आज आपको कांस्टेबल बनना है पुलिस में, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी कि पहले आप एक एग्जाम देंगे, फिर एक फिजिकल परीक्षा पास करेंगे और उसके बाद आप फिर भर्ती होंगे। पर कुछ जनजातियों में ये प्रावधान है या सरकार उन्हें ये स्पेशल राइट्स देती है कि आप सिर्फ आकर क्या कीजिए, हमें ज्वाइन कीजिए, हमें आपसे किसी भी प्रकार का प्रवेश का एग्जाम या एग्जाम रिटर्न एग्जाम नहीं लेना, आप सीधे तौर पर आइए, हम आपको सीधे अपनी पुलिस फोर्स में भर्ती करने को राजी हैं। अब इस पर आप ये आवाज नहीं उठा सकते कि ऐसा भेदभाव क्यों। ऐसा भेदभाव इसलिए क्योंकि वो वर्ग आज भी समाज से इस प्रकार से कटा हुआ है कि वो जुड़ना ही नहीं चाहता। आप अगर सोचें कि वो फॉर्म भरें, एग्जाम दें, फिजिकल में है, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो उस दूरी को दूर करने के लिए या उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, इस अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है या इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। तो पहली अनुसूची में क्या रखा गया है आपका, राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में किसके वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में, चौथी अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में। अच्छा, किन 4 राज्यों को छोड़कर, 6वीं अनुसूची में। क्लियर है? अब आती है आपकी 7वीं अनुसूची। देखो कुछ नहीं अनुसूचियां, अगर समझ लो तो बेहद ही आसान, और ना समझ पाओ तो पढ़ते रह जाओगे, उसके अंदर लिखा क्या है कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है, अब आते हैं हम किसमें, 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में रखी गई हैं आपकी सूचियां, सब्जेक्ट्स। याद है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब किसमें रखे गए हैं आपके। ये सवाल पूछा जाता है कि आपके 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां रखी गई, तो 3 सूचियां हैं आपकी, संघ, राज्य और समवर्ती। अब वही चीज फिर रिपीट हो गई, संघ के लिए कानून कौन बनाएगा, केंद्र। राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा, और आपके समवर्ती के लिए कानून कौन बनाएगा, वही चीज है। बस हमें देखना यह है कि इसमें सब्जेक्ट्स कितने रखे गए हैं वो हम देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची ये आर्टिकल 246 से संबंधित है, केंद्र तथा राज्य के बीच विषयों और शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन प्रदान करती है, जो केंद्र और राज्यों के बीच के संघर्ष को खत्म करता है। मान लीजिए कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर उसमें ये नहीं बोला जाता कि ये हम राज्य को देते हैं, तो राज्य और केंद्र अपनी अपनी उस पर मर्जी चलाते, कहीं ना कहीं मतभेद पैदा होता और इससे प्रॉब्लम होती है ना। तो अनुच्छेद 246 में या 7वीं अनुसूची में देखो क्या है, 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। पहली सूची है संघ, दूसरी है राज्य और तीसरी है
संघ सूची अर्थात वो सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ये हमने पहले भी पढ़ा है, हमने 1935 एक्ट में भी देखा था। कौन बनाएगा कानून? केंद्र। राज्य सूची में कानून कौन बनाएगा? राज्य। तो ये चीजें पता है आप लोगों को। अब ये चीज याद रखना कि जो मूल संविधान बना था उसमें कितने विषय थे? 97। और वर्तमान में कितने विषय हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब मूल संविधान बना तो उसमें सब्जेक्ट्स थे 97। अभी कितने सब्जेक्ट्स हैं? अब हमें पता है केंद्र में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। डिफेंस, सेना, आपका फॉरेन, वॉर, संयुक्त राष्ट्र, रेलवे, नागरिकता, ये सब किस में आता है आपका? यानी इन सब्जेक्ट्स पर विषय बनाने या कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। यदि मैं आपसे बोलूं कि राज्य सरकार आप विदेशी चीजों पर कानून बना दो या नागरिकता से संबंधित कुछ परिवर्तन कर दो, तो क्या राज्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब वहीं यदि मैं बात करूं राज्य सूची की, पहले इसमें विषय थे 66, अब कितने हैं? अच्छा, कितने कम हुए हैं? याद रखना ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं ना आपके, ये ट्रांसफर किए गए हैं किसमें? समवर्ती सूची में। तो याद रखना कि राज्य सूची से कितने सब्जेक्ट्स आपके ट्रांसफर किए गए हैं समवर्ती सूची में? 5। अब यहां से 5 ट्रांसफर किए गए तो इसका मतलब है कि वहां 5 बढ़ गए होंगे, बढ़े होंगे। तो हम आगे देखेंगे। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, पुस्तकालय, संग्रहालय, कृषि, मछली पालन, ये सब किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची। अच्छा, अब एक चीज और, मैंने आपसे बोला कि इन सब्जेक्ट्स पर आपके केंद्र कानून, राज्य कानून नहीं बना सकते, पर क्या इन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है? बताओ, सोच लो, हाँ या नहीं। क्या राज्य सूची के विषय पर केंद्र कानून बना सकता है? कितने लोग कह रहे हैं बना सकता है? राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है, बाकी कह रहे हैं नहीं बना सकता। तो मैं फिर आपके सामने पेश करूंगा एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 249। अब वो क्या बोलेगा वो हम आगे देखेंगे। पहले समवर्ती सूची देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां देखो, ये तो पता है समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य और केंद्र मिलकर दोनों। पहले कितने विषय थे? बाद में कितने हुए? कितने बढ़े? कितने सब्जेक्ट्स बढ़े? 5 सब्जेक्ट्स बढ़े, क्योंकि 5 कहां से उठा के ले लिए गए? राज्य सूची से उठा लिए गए। अब बताओ वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 52। ठीक है। अब उदाहरण, आपराधिक कानून, आपराधिक प्रक्रिया, राज्य की सुरक्षा, संपत्ति का स्थानांतरण, ये वो सब्जेक्ट्स है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। अभी ध्यान से पढ़ना। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित या मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव करे तो राष्ट्र हित में वह आवश्यक है, हितकर है, तो राज्य सूची में दिए गए किसी भी विषय पर वह कानून बना सकती है। ये कहना चाह रहा है आर्टिकल नंबर 249 कि राज्यसभा के सदस्य या उस समय राज्यसभा में मौजूद सदस्य के यदि 2/3 बहुमत हमें मिल जाते हैं, है ना, 2/3 मतलब 3 में से 2 लोगों के बहुमत हमें मिल जाते हैं, तो हम राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकते हैं। कौन? राज्यसभा, लोकसभा? राज्यसभा। तो क्या राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है? किस आर्टिकल के तहत? 249 पूछा गया है, याद रखेंगे। क्लियर है? चलो जल्दी से ये बताओ, संघ में कितने विषय रखे गए हैं? कितने? 100। और आपके राज्य सूची में कितने? आपकी समवर्ती में 50। यहां से कितने ट्रांसफर किए गए हैं? 5 ट्रांसफर किए गए हैं। ठीक है। अब एक विषय आपने सुना होगा, अपशिष्ट विषय। अपशिष्ट विषय पढ़ते आ रहे हैं। अपशिष्ट विषय मतलब कौन से विषय कहलाते हैं? जो डिसाइड नहीं किए जा सकते कि इस पर केंद्र कानून बनाए या राज्य कानून बनाए। ठीक है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 अनुसूचियां संघ, राज्य और समवर्ती में जो विषय शामिल नहीं है वे कहलाते हैं अपशिष्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में संसद को अपशिष्ट सूची के तहत विषयों के संबंधित किसके पास है शक्ति? केंद्र के पास रखी गई है। अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। अब अपशिष्ट विषय क्या कहलाते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, साइबर कानून। अब सिंपल है ना, साइबर कानून आप किसको दोगे बताओ? सूचना प्रौद्योगिकी किसको दोगे आप? केंद्र को दोगे, राज्य को दोगे? तो यहाँ पे समस्या आ जाती है। तो सिंपल इसको किस में रख दो? अपशिष्ट में रख दो, और शक्तियां किसको दे दो?
केंद्र को दे दो। तो ये कौन सी अनुसूची थी आपकी? 7वीं अनुसूची थी। इसके बाद आती है आपकी 8वीं अनुसूची। अब ये 8वीं अनुसूची क्या है? तो आपने भाषा का नाम सुना है? हम अभी किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? हिंदी। अब हिंदी को संविधान में एक भाषा का दर्जा प्राप्त है? यह संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त है? क्या हिंदी को एक भाषा माना है संविधान ने लिखकर? तो ऐसे कितनी भाषाओं को संविधान ने दर्जा दिया है? कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। पर जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाओं को दर्जा प्राप्त था? केवल 14 भाषाओं को। कितनी? 14 भाषाओं को उस समय दर्जा प्राप्त था, और अब है 22 भाषाओं को। तो कितनी भाषाएं बढ़ी हैं उस समय से लेकर अब तक? कितनी? तो वही जो 8 भाषाएं हैं जो बढ़ी हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, किस अमेंडमेंट के तहत उनको ऐड किया गया, और कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल है या कौन सी भाषा शामिल नहीं है, वो आपको पता होना चाहिए। तो 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में 343 से लेके ये आपके राजभाषा से संबंधित है। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं आपके 343 से 351, जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे ये जो आर्टिकल्स है डिटेल में पढ़ाऊंगा। शामिल अनुच्छेद है। कितनी भाषाएं? ये वो 22 भाषाओं की पूरी लिस्ट है। ठीक है, असम, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। क्या आपको इसमें एक भाषा मिसिंग दिख रही है? कौन सी? कौन सी? इंग्लिश, अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी को हमने संविधान में दर्जा नहीं, हम नहीं मानते उसको। ठीक है, इसके बाद भी आप देखो कि वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह भारत में उपयोग हो रही है ना। अंग्रेजी को हमने संविधान में दर्जा नहीं दिया, ना ही हमने उसको 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया। उसके बाद भी हमने उसको इतना बड़ा दर्जा दे दिया है कि वो इन भाषाओं से आगे निकल रही है हमारे भारत में, हमारे दफ्तरों में, हमारे सरकारी कामकाजों में। ठीक है, अब देखो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी? नहीं, संस्कृत गलत है। सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी। इसको आप ठीक कर लेंगे, इसको गलत मत लिखना पीडीएफ में देखकर। ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई है? सिंधी भाषा जोड़ी गई है। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? 1967। तो 14 भाषाएं तो हमें मूल संविधान में मिली थी, फिर हमने 15वीं भाषा किस वर्ष जोड़ी? 1967। इसके बाद फिर हम 71वां संविधान संशोधन करते हैं 1992 में, और कितनी भाषाएं जोड़ते हैं? 3, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। हमने इन 3 भाषाओं को जोड़ा। किस वर्ष जोड़ा? 1992 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 71वां संविधान संशोधन। इसके बाद फिर हम 92वां संविधान संशोधन करते किस वर्ष में? और हम कितनी भाषाओं को जोड़ते हैं? इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि ये अंतिम 4 भाषाएं हैं। तो BDMS आप याद रखना, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से और एस से बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अच्छा, बोडो कहाँ की भाषा है? कहाँ की? कहाँ की? और डोंगरी? जम्मू कश्मीर। मैथिली? संथाली? क्योंकि ये वो भाषा है जिनके नाम से तो पता चलता नहीं। अब कोंकणी तो पता चल जाएगी, मलयाली पता चल जाएगी, उड़िया पता चल जाएगी, तो इनके आपको राज्य के नाम भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बात बताओ, कितने अभी तक भाषा के लिए कितनी बार किए गए संशोधन? 3 बार। पहला कब? 21वां, बस पहला 21वां, दूसरा, तीसरा। पहला किस वर्ष में किया गया? दूसरा किस वर्ष में किया गया? तीसरा। अच्छा, 15वीं भाषा कौन सी है? 16वीं, 17वीं, 18वीं कौन सी है? 19, 20, 21, 22 कौन सी है? तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? और अंग्रेजी को हमने इसमें स्थान नहीं दिया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि 21, 71, 92 और 24 निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन भाषा से संबंधित नहीं है? इस प्रकार के सवालों के लिए तैयार रहोगे तो हमें पता होना चाहिए कि 21, 71 और 92 तो संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची। अब याद रखना,
हमें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई थी? 8। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं उन अनुसूचियों के बारे में जो बाद में जोड़ी गई। तो याद रखना, 9वीं अनुसूची है आपकी, ये आपका पहला संविधान संशोधन है। कौन सा संविधान संशोधन? आपके भारत में संविधान बनने के बाद आपका सबसे पहला संविधान संशोधन जो किया गया था 1951 में। कब किया गया? प्रथम संविधान संशोधन। मैं भू सुधार एक अलग से टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या किया गया। कि जब 1947 में हमारा देश क्या हुआ था, आजाद हुआ था, तो इसका लगभग देखा जाए तो 80 to 90% जो भूमि का हिस्सा है वो कुछ चंद 10 से 15% लोगों के हाथ में था। ठीक है, आपने देखा होगा अधिकतर भूमियों का अधिग्रहण जमींदारों ने कर लिया था, या जो अंग्रेज थे वो आधे से ज्यादा भूमि अपनी किसी जमींदार को कम रेट में बेच कर चले गए थे, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा कृषि अर्थव्यवस्था वो तो रीढ़ की हड्डी है भारत की, जो टूट रही थी, तो सरकार ने सोचा कि हमें सबसे पहले अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को जीवित करना है। तो कृषि अर्थव्यवस्था को जीवित करने के लिए किसान को जीवित करना पड़ेगा, कि किसान को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसको भूमि देना पड़ेगा कि उस भूमि पर वो क्या कर सके, कृषि कर सके। तो उस कृषि के लिए तो किसान के पास भूमि ही नहीं थी, तो सरकार ने क्या किया, इनसे भूमि को छीनकर किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, किसको, किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया, या उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जिनको जरूरत थी। पर एक प्रॉब्लम हो गई यहां पर, इस समय संविधान में आपका एक अधिकार हुआ करता था जिसे बोला जाता था संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार ने थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया। इसने प्रॉब्लम कर दी संपत्ति के अधिकार ने। इसने ये किया कि जो भूमि स्वामी थे उनको न्यायिक समीक्षा दे दी। न्यायिक समीक्षा मतलब कि वो भूमि स्वामी चले गए न्यायालय, और न्यायालय ने उनकी जमीन वापस से किसको कर दी, वापस उन्हीं भूमि स्वामियों को, कि नहीं सरकार ये जमीन किसी प्रकार से छीन नहीं सकती। तो इस प्रकार सरकार फिर फंस गई। जो जमीन दी है उस पर वापस से किसका शासन हो गया, उन्हीं जमींदारों का शासन हो गया, या जमीन वापस उन्हीं के पास लौट गई। तो ऐसी स्थिति में अब हम सुधार करें तो करें कैसे? तब क्या किया गया, फिर इन्होंने बुद्धि लगाई। इन्होंने क्या किया कि हम एक नई अनुसूची या एक नया कानून बनाते हैं। हम उसे नाम देंगे क्या, भू सुधार। क्या नाम दिया जाएगा, भू सुधार। और इसे हम रखेंगे 9वीं अनुसूची में। ठीक है, और एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने कर दी। इन्होंने ये किया कि सुनो, 9वीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाएंगे उस पर आप न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते, यानी उस पॉइंट्स को लेकर आप न्यायालय के सामने नहीं जा सकते। तो सरकार ने क्या किया, पहले 9वीं अनुसूची को लागू किया, वापस से सारी जमीनों का अधिग्रहण किया, और उसके बाद सीधे उसको डाल दिया किसमें, अनुसूची नंबर 9 में, और बोला अब जाओ, अब आप जाओ न्यायालय के पास, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, और हुआ यही। आगे चलकर आपका संविधान का अधिकार है वो भी समाप्त किया जाएगा। पर फिलहाल में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो क्या किया गया, 9वीं अनुसूची का सहारा लिया गया। 9वीं अनुसूची संबंधित किस विषय से है, भू सुधार। और 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो पहला संविधान संशोधन। और किस वर्ष जोड़ा गया है, तो 1951। ठीक है, तो ये थी आपकी 9वीं अनुसूची। देखो, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यह अन्य मामलों से संबंधित संसद के कृत्यों और विनियमों से भी संबंधित है। प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में ने इसमें शामिल कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक जांच से बचाने के लिए किसमें जोड़ दिया, 9वीं अनुसूची में। अब होता क्या है, जो आने वाली सरकारें वो क्या करती हैं कि समय के साथ वो अपनी चीजों को लागू करवाने के लिए, जबरन लागू करवाने के लिए, ये जिस पर न्यायिक समीक्षा ना की जा सके उसको किसमें डालने लगती है। हमने बोला ना कि आप चीज बनाओगे, आगे आने वाले लोग उसका दुरुपयोग करना जानते हैं, तो वही किया जाने लगा। कुछ लोग अपने आरक्षण के विषय 9वीं अनुसूची में डालने लगे, और 9वीं अनुसूची सीधे सीधे किससे बाहर थी, आपकी न्यायिक समीक्षा से बाहर थी। तो ये प्रॉब्लम को देखते हुए 1973 24 अप्रैल के बाद ये बोला गया कि अब इसके बाद जितनी भी पॉइंट्स इसमें ऐड किए जाएंगे या किए गए हैं उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब, 1973 के बाद जो भी पॉइंट्स अब ऐड किए गए हैं किसमें, 9वीं अनुसूची में, उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भू सुधार से संबंधित है। मैं भू सुधार आपको संपत्ति के अधिकार में बहुत अच्छे से समझाऊंगा,
अभी केवल आप अनुसूची समझो कि 9वीं अनुसूची भू सुधार से संबंधित है और 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और किस वर्ष जोड़ा गया, 1951। इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं हम 10वीं अनुसूची के तहत। 10वीं अनुसूची के लिए सवाल पूछा जाता है कि इसका विषय क्या है या ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दल बदल कानून से। किससे संबंधित है, दल बदल। दो ही सवाल पूछे जाएंगे 10वीं अनुसूची से, मैं आपको बता देता हूं। पहला किससे संबंधित है, दल बदल कानून, और दूसरा 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। एक चीज और, इस समय सरकार किसकी थी, तो राजीव गांधी की सरकार में। किसमें, राजीव गांधी की सरकार में इसको जोड़ा गया था। क्लियर रहेगा। तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अच्छा, है दल बदल भी पढ़ाऊंगा। दल बदल मतलब आपके वो लोग जो दल बदलते हैं ना, दल या फिर इधर से उधर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उस चीज को रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया था, ठीक है, कि ऐसे लोगों को रोका जा सके या इनकी उम्मीदवारी को समाप्त किया जा सके जो बार बार पार्टियों को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो सरकार की स्थिरता है वो बिगड़ती है ना। आपने देखा होगा कि मान लीजिए कि आज पार्टी कोई और जीती है ना, जिसके पास बहुमत है, और दूसरी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, पर जिसके पास बहुमत है जब उसके आधे सदस्य उठकर इसमें चले जाते हैं और उसकी सदस्यता ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो पार्टी की फिर से सरकार आ जाती है। अब आप एक बात बताइए कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि 50 सीटें हैं, ठीक है, 50 सीटों में हम जानते हैं कि जो भी 26 सीटें ले आएगा उसका क्या हो जाएगा, बहुमत हो जाएगा, और वो अपनी क्या बना सकता है, सरकार बना सकता है। अब मान लेते हैं दो पार्टी है, पार्टी ए और पार्टी बी। अब एक पार्टी के पास आए वोट मात्र 20 और एक पार्टी के पास आए वोट कितने, 30। तो साफ साफ दिख रहा है सरकार कौन बनाएगा, ये बनाएगा 30 वाला। अरे जब हमें 26 की जरूरत है, ये तो 30 लेके आ गया है, तो सरकार कौन बनाएगा, 30 वाला। और जनता ने भी किसको चुना, इस बी को चुना कि ये बी बनना चाहिए, है ना, इस ए को नहीं चुना। तो प्रॉब्लम ये आई कि जब जनता ने चुना कि हमें इनका क्या चाहिए, नेतृत्व चाहिए। अब मान लो कि इसमें से 7 क्या कर देते हैं, दल बदल देते हैं, तो यहां पे हो जाएंगे कितने, और यहां बचेंगे कितने, 23। सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए, तो अब सरकार कौन बना लेगा, ये जनता किसको चुनी थी, पर इनकी जो नौटंकियां, इसके कारण सरकार कौन बना लिया, दल बदलने के कारण। इस चीज को रोकने के लिए, इसी चीज को रोकने के लिए कौन सा कानून लाया गया था, आपका दल बदल कानून। पर आज भी इसका दुरुपयोग होता है ना, आज भी आप देखो ये चीज होती है, हमारे स्टेट में खुद ये चीज हुई है। तो आज भी, पर ये चीज है कि ये कानून स्वरूप में है, और किस अनुसूची के तहत है, आपके 10वीं अनुसूची के तहत है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, 52 वर्ष कौन सा, 1985, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले आप मुझे जल्दी से एक बार रिवाइज करवा दीजिए 10 की 10 अनुसूचियां, क्योंकि 11वीं 12वीं बेहद ही आसान है। चलिए, सबसे पहले आप मुझे बताइए पहली अनुसूची में क्या लिखा है, संघ व राज्य क्षेत्र, ठीक है। चलिए दूसरी, संवैधानिक, ठीक है। तीसरी अनुसूची क्या है, किसकी शपथ, इन्हीं संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ से संबंधित। चौथा, राज्यसभा, बहुत बढ़िया, राज्यसभा सीटों का आवंटन। बिल्कुल सीक्वेंस आपको रट जाने चाहिए। एक चीज में हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में हमेशा हमें कंफ्यूजन होता है कि शपथ ऊपर थी कि वेतन भत्ते ऊपर थे। तो याद रखना, पहले वेतन आएगा, उसके बाद ही इन लोग शपथ लेंगे। हमारे यहाँ के राजनेता कमाल के हैं, पहले बात करते हैं किसकी, वेतन की, और जब वेतन जेब में आ जाता है उसके बाद बोलते हैं अब हम क्या लेने को तैयार है, शपथ। तो भारत के राजनेताओं को आप उन्हीं के आधार पर लेना, ठीक है। पहले वो क्या मांगेंगे, वेतन, और उसके बाद वो क्या लेंगे, फिर शपथ लेंगे। तो ये थी चौथी। पांचवी, जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र, कितने राज्यों को छोड़कर, 4 को, 4 राज्यों को छोड़कर। और ये जो 4 राज्य हैं ये किस अनुसूची में आएंगे, 6वीं अनुसूची में। कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन 4 राज्यों को, है ना, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? ठीक है। अच्छा, 7वीं अनुसूची में किसे रखा गया है? सूचियां कितनी? पहली, दूसरी, तीसरी, जल्दी से बताओ। संघ में विषय कितने? राज्य में कितने? समवर्ती में कितने? 50। बहुत बढ़िया। जो इन तीनों में ही नहीं आते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? और एक आर्टिकल है जो राज्यसभा को किस पर कानून बनाने की परमिशन देता है? राज्य सूची में। वो आर्टिकल कौन सा है? बिल्कुल सही। इसके बाद चलते हैं हम किसमें? 8वीं में। 8वीं में कितनी भाषाएं हैं? पहले कितनी थी? 14 थी। 15वीं कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। ठीक है। 16वीं, 17वीं और 18वीं? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और आपकी 19वीं, 20वीं, 21वीं और बोडो, डोंगरी, मैथिली, और ये हो गई आपकी अनुसूची नंबर 8। इसके बाद आती है आपकी अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में हमें पता चला कि ये विषय कौन सा है? भू सुधार है। और भू सुधार हम जानते हैं कि किस संविधान संशोधन? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष के द्वारा? 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको न्यायिक समीक्षा से क्या रखा गया था? न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। क्लियर है? इसके बाद हमने देखी कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। और 10वीं अनुसूची का विषय क्या है? दल बदल कानून। दल बदल कानून। कौन सा संविधान संशोधन? कौन सा? 52वां। कौन सा वर्ष? 1985। क्लियर है? अब हम चलते हैं अंतिम के दो, जो सबसे ज्यादा फेवरेट है आयोग के या दूसरे पेपर्स के, और वही वो पूछता है कि 11वीं में कब जोड़ा गया है, किस वर्ष जोड़ा गया है, 12वीं में क्या जोड़ा गया, या इसमें कितने विषय रखे गए हैं। तो चलिए 11वीं अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं हम। 11वीं अनुसूची, अब याद रखना दो विषय हैं आपके, आपकी पंचायती राज और दूसरा नगर पालिका। न्यायपालिका नहीं, है ना। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करते हैं। सिंपल मैं आपको समझाऊं कि 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? पंचायती राज। बस इसमें हमें कुछ ज्यादा परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता देता हूं क्यों जोड़ा गया। क्योंकि पंचायती राज जो व्यवस्था है ना, ये पहले राज्यों पर बाध्यकारी नहीं थी, यानी जिन्हें लागू करना है वो कर दें, जिन्हें लागू नहीं करना वो ना करें। पर जब इसे बाध्यकारी बनाना था तो उन्हें फिर किस में जोड़ दिया गया? उसे 11वीं अनुसूची में जोड़ के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, और जबरन ही बोला गया कि अब आपको अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। और दूसरा है नगर पालिका, जिसे नगरीय स्वशासन कहा जाता है। ठीक है, नगरीय स्वशासन। तो पहले एक चीज बताओ, पहले पंचायती राज आएगी या नगरीय स्वशासन, या फिर स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं इसको। 12वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है? नगरीय या स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्लियर है? 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अब ध्यान से सुनना, 73वां और 74वां। ठीक है, 73वां पर दोनों ही एक ही वर्ष में, 1992, 1990। कहीं आपको 93 देखने मिलेगा, बिल्कुल मत पढ़ना उस चीज को। ठीक है, 1992, 73वां और 74वां, दोनों का वर्ष सेम है। कौन सा? यदि मैं सवाल पूछूं 73वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है, बताओ? पंचायती राज। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? किससे? 11वीं अनुसूची। आपका 74वां संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है, और उसका विषय क्या है? अच्छा, विषय याद रख सकते हो। बस अब इतना याद रखना कि जो पंचायत के विषय हैं वो है 29, यानी 11वीं अनुसूची में विषय है 29, और स्थानीय स्वशासन में विषय है 18। कितने हैं? ऐसे याद रखना, जो गांव है, जो पंचायत है, वहां के विषय ज्यादा है क्योंकि वहां ज्यादा जरूरी है, और स्थानीय स्वशासन के विषय कम है। क्योंकि होता क्या है, हम इसी चीज में फंस जाते हैं कि 29 विषय किस में थे और 18 किस में थे। तो जिसमें फंसते हो, मैं पहले ही वो चीज क्लियर कर देता हूं कि पहले ही मैं बता दे रहा हूं आप लोगों की 18 विषय कम है, और वो किस में है?
नगरीय स्वशासन या स्थानीय स्वशासन में है, और 29 विषय किसमें है आपके पंचायती राज में। वैसे ही क्लियर है, चीज क्लियर रहेगी। तो 11वीं अनुसूची आपकी किससे संबंधित है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। अच्छा जल्दी जल्दी मुझे विषय बस बताना, ठीक है, केवल विषय, कुछ डिटेल नहीं पूछ रहा हूं। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, भू सुधार 10वीं, 11वीं, 12वीं, ठीक है। 8वीं तक हमने देखा कि हमें संशोधन देखने को नहीं, मतलब आठ अनुसूचियों को किसी संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया, पर 9वीं तक हमें फिर संशोधन देखने मिलते हैं। तो 9वीं में आपको पहला संशोधन देखने मिला कौन सा, किस वर्ष का, 1951। 10वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन देखने मिला आपको, किस वर्ष में। 11वीं अनुसूची में कौन सा संशोधन, किस वर्ष में। और एक चीज हम फंसते इसमें है अक्सर, ये 72 से शुरू हुआ, 73 या 74, तो याद रखना 72 का लेना देना नहीं है, 73 और 74 ये है आपका किससे संबंधित, 73 से, और ये है किससे संबंधित, 74 से संबंधित है। क्लियर है। अच्छा चलो ये बताओ मुझे आप, 92 संविधान संशोधन 92वां किससे संबंधित है, किससे, बिल्कुल सही, भाषा से। अच्छा जो 92 है ये किस वर्ष किया गया, 2003। बहुत बढ़िया। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, कौन कौन सी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बिल्कुल सही है। अब मैं एक वर्ष बोलूंगा, बताना किस अनुसूची से संबंधित है। 1985, 10वीं अनुसूची, पक्का। चलो ठीक है, मैं एक विषय बोलूंगा, आप बताना किस सूची से संबंधित है वो, साइबर सिक्योरिटी किस अनुसूची से संबंधित है, 7वीं अनुसूची। अच्छा अश्मी मैत्री किस अनुसूची में रखे गए हैं, 6वीं, बिल्कुल सही। इसके बाद वेतन भत्ते किस में रखे गए हैं, भारत का राज्य क्षेत्र वहां होगा जो निम्न या ब्लैंक अनुसूची में भी निर्दिष्ट होगा, पहली अनुसूची, बिल्कुल सही है। राज्यसभा सीटों का आवंटन, चौथी अनुसूची, ठीक है। पंचायत का गठन किसमें, अच्छा किसमें 52 विषय रखे गए थे, हाँ ये क्या, संवर्ती सूची। अच्छा किसमें 61 विषय रखे गए थे, किसमें 18 विषय है, हाँ किसमें, स्थानीय स्वशा, किसमें 29 सब्जेक्ट्स है, किसमें 100 सब्जेक्ट्स है, किसमें। तो जितने भी इंटरनल फैक्ट्स हैं वो तो सारे आपको पता है ना। अब आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा हो, पर एक बार बस इसका क्या कर लेना अच्छे से, ये 12 अनुसूचियां बिल्कुल रट जाएंगी, आपको सीधे 1 नंबर देके चले जाएंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछी जाती है, इनके अंदर कुछ नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख लेना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, शपथ, राज्यसभा सीटें, असम, मेघालय, ठीक है। ये एक बार जरूर आप देख लेंगे, ठीक है, कि कौन सी अनुसूची आपकी किस अनुच्छेद से संबंध रखती है। कुछ तो बेहद ही आसान है, बस इसमें थोड़ा सा आपको नजर ज्यादा मारना पड़ेगा। दूसरी और तीसरी, वो क्यों मारना पड़ेगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति हैं, फिर केंद्र सरकार के संसद के मंत्री हैं, फिर राज्यपाल हैं, तो वही सब पदाधिकारी हैं, वो आपको याद हो जाएगा। और वैसे भी हमें आर्टिकल्स को डिटेल में तो पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है, पर एक नजर आप लोग जरूर मान लेंगे। 244 किससे संबंधित है, अच्छा ऐसे कौन सा अनुच्छेद है जो 5वीं और 6वीं में अलग अलग है, तो वो है आर्टिकल नंबर 275, क्योंकि 244 तो दोनों को आपको मिलता है जो आपके अनुसूचित क्षेत्र है, पर असम, मेघालय, त्रिपुरा और इनके लिए तो आपको ये देता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा याद रखना है, टॉपिक बहुत आसान है, एक बार बस अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो सारी चीजें बनने लगी। कल मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने से पहले पूरी 12 अनुसूचियां आपसे सुनना चाहता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे संविधान में बढ़ेंगे। क्लियर है। और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे पूछना, इसी जोश के साथ पढ़ना, अब आपका जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद।